Open for discussion. Yes, Sri Ghulam Nabi Ahsan. Now you can speak. For discussion. Yeah. सर, अभी मेरे मित्र मिस्टर नड्डा जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर शुरू करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताई। मेरे बहुत सारे साथी उनका उत्तर देंगे, लेकिन जिससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं समझता हूं कि 2-3 बातों का मैं माननीय नड्डा साहब को जवाब ज़रूरी समझता हूं देना। शुरुआत उन्होंने की कि जब से हमारी सरकार आई तो इस देश में सी चेंज आ गई। पहली दफ़ा देखा हमने सी चेंज हो गई, क्योंकि इतनी प्रगति देश की हुई थी कि चेन्नई में सी भी अपनी जगह छोड़कर शहर में आया, ये देखने के लिए कि कितनी प्रगति हुई, हम भी इसका मजा लें इस प्रगति का। तो सी चेंज, सी तो वहां से वाकई चेंज में आ गया पहली दफा इस देश में। और दूसरा आपने बताया स्किल डेवलपमेंट के बारे में। अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे, 2012 या 2013 के 15 अगस्त को इन्होंने 30,000 करोड़ की लागत से नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का अनाउंसमेंट की थी। ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही हैं। मेरे नड्डा साहब ने हेल्थ में बताई, आपके मंत्रियों ने नहीं बताया, ये पहले के बना है, आपको बताया कि हमने आपको बना के दिया, आप अंडी के नाम थोपो। मैं चाहूँगा कि अगली दफ़ा सिर्फ हेल्थ की कार्य करने की फंक्शनिंग पे कई अरसे से डिस्कशन नहीं हुआ, अगली दफ़ा हो जाए। और मैं 98% बताऊँगा, ये पहले के प्रोग्राम है, आपको बताया नहीं गया है, माफ़ करिए मिनिस्टर साहब। इसलिए मैं आज इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूं। सर, मैंने कुछ पॉइंट्स माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण से लिए हैं, जो कि सरकार ने बनाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से क्षमा चाहूंगा कि आगे जाकर अगर मैं कहीं कोट भी करूंगा, हालांकि मैंने कोट उनको करते करते जो सबसे नरम चीज़ें थी वही कोट की हैं, सख्त चीज़ें नहीं करें, क्योंकि सख्त कहूँगा तो बहुत कड़वापन सदन में होता है, और हम चाहते हैं इस दफ़ा सदन में किसी तरीके का कड़वापन पैदा न हो, ये सदन चले। और इसीलिए मैंने कहीं अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कोट किया है तो सख्त शब्दों को मैंने उस कोटेशन में नहीं डाला। सर, यहां किसानों की समृद्धि के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के भाषण में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कैसी समृद्धि उनकी पिछले 2 साल में हुई। बिल्कुल टोटली निगलेक्टेड रहा एग्रीकल्चर सेक्टर, सूखा था, फसल खराब हो गई, फेल हो गई, और पूरे देश में, यहां तक कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब विशेष रूप से जो अन्नदाता, वहां भी लोगों ने आत्महत्या की, किसानों ने। और वो क्यों किसान, उसकी अभी तक भी हम नहीं जा पाए हैं कि किसान सुसाइड क्यों करते हैं, आत्महत्या क्यों नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह है डेट के अंदर वो पड़े, कर्जे के नीचे डूबे। यही वजह थी कि यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 70,000 करोड़ कर्जा किसानों का माफ किया था। लेकिन इन 2 सालों में कोई कंपनसेशन की बात नहीं हुई, कोई कर्जा माफ करने की बात नहीं हुई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेरे ख्याल में
स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी नहीं बढ़ा है जितना यूपीए 1 और यूपीए 2 में बढ़ा। और यही कारण है कि रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हुई 2011, 12, 13। अपने ही रिकॉर्ड हमको खुद तोड़ने पड़े। जब एनडीए की सरकार आई, एक वादा किया गया एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने भाषणों में इलेक्शन में कहा, एमएसपी कास्ट प्लस 50% प्रॉफिट। हम सब खुश हुए, किसान इस देश का खुश हुआ कि ये तो बहुत, जो चीज पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नहीं कर पाए, मनमोहन सिंह जी नहीं कर पाए, अभी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये चुनावी जुमला था, कि जब सरकार बनी तो यही सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने गई और एफिडेविट पेश किया कि ये हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं तो बेचारों को वोट लेने के लिए वादा क्यों किया गया था? सर, फसल बीमा की बात की गई है और अभी 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का वादा किया गया है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? 2012 में कौन, 2022 में कौन होगा सरकार में, कब होगा? अभी तो जो वादा किया था एमएसपी कास्ट प्लस 50%, वो तो एक साल में ही वापस हो गया। 2022 तक किसकी सरकार होगी, कौन कहां होगा, कौन जिंदा होगा, कौन नहीं होगा, लेकिन एक वादा चला गया। हाँ, अगर एक साल के अंदर की बात होती, 2 साल के अंदर की बात होती, इलेक्शन इसी सरकार जब तक इसकी अवधि है, अगर तब तक वादा क्या होता तो भी भरोसा किया जा सकता। लेकिन जो इलेक्शन के बाद है, वो नई गवर्नमेंट आएगी, वो उसका फैसला करेगी। आप अगली गवर्नमेंट का आप अभी से फैसला कैसे कह सकते हो? इसलिए मैं इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि कंपनसेशन का क्या होगा, डेट वेवर का क्या होगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या होगा? क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिखाने के लिए होगी या किसानों के उत्थान के लिए होगी? अभी तक एनडीए के वक्त में बराए नाम हुई है, उसका देना न होना बराबर है, उससे कोई काम नहीं चले। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, युवाओं को रोजगार की बात है। जब ये सरकार बन रही थी और 10 करोड़ जॉब देने की बात हुई थी 5 साल में, उसका मतलब है कि 2 साल में, 1 साल में 2 करोड़। मैं आज पूछना चाहता हूं, पौने 2 साल की इस सरकार की सत्ता में होने के बाद कहां गए वो जॉब्स? अभी तक तो 4 करोड़ जॉब उपलब्ध करने चाहिए थे, लेकिन 8 जो मेजर सेक्टर इकोनॉमी के हैं, उनमें अप्रैल जून 2014 1,82,000 जॉब्स हुए हैं। जुलाई सितंबर 2014 में 1,02,000 हुए हैं। अक्टूबर दिसंबर 2014 में 1,17,000 हुए हैं। जनवरी मार्च 2015 में 64,000, अप्रैल जून 2015 में 43,000 और कुल मिलाकर 5,26,000। यूपीए के वक्त में जो जॉब क्रिएशन थी वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7% थी। सर, मेक इन इंडिया की बहुत बात होती है। टेलीविजन खोलो, अखबार खोलो, आपको मेक इन इंडिया के बारे में बहुत बड़ा शेर दिखाई देगा। जो लोगो डिजाइन हुआ है अमेरिकन कंपनी और असेंबल्ड इन इंडिया, सर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है इतनी लो है और नेगेटिव है
कि पिछले 25 महीनों में नवंबर में सबसे लोएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी और न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है 11 साल में सबसे लोएस्ट थे। सर, ये तमाम चीज़ें हम सिर्फ टेलीविज़न और अखबारात के ज़रिए देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन ज़मीन पे बहुत कम दिखाई देता। सर, एक दूसरा पॉइंट है माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में सरकार की तरफ से जिसको उपलब्धि बताया जाता है, गरीबों की उन्नति। अभी यहाँ माननीय मंत्री जी ने पॉवर्टी एलिमिनेशन के बजाय पॉवर्टी एलिवेशन की बात की, बहुत अच्छी बात। हम भी खुश हो जाएंगे कि अगर पहले पॉवर्टी एलिवेशन के बजाय पॉवर्टी एलिमिनेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। कौन चाहता है इस देश में गरीबी? लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं, इन 2 साल में इस देश के जहां 6.5 लाख के करीब गांव हैं और 2.5-3 लाख के करीब छोटे गांव हैं, उनके गांव के मोड़े हैं, इनमें से 100 गांवों में भी ये टारगेट अचीव हुआ है? हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता। इसके लिए गोल क्या है, रोड मैप क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मनरेगा के बारे में यहां चर्चा हुई, ग्रेट एम्फेसिस ऑन फूड सिक्योरिटी, बूस्ट टू मनरेगा। सर, फूड सिक्योरिटी और मनरेगा ये दोनों यूपीए के वक्त में हुई और सबसे ज्यादा मनरेगा का और फूड सिक्योरिटी का विरोध भी आज की रूलिंग पार्टी की तरफ से आया। और जब आपने देखा कि ये दोनों जमीन पे इसका असर है, फूड सिक्योरिटी की वजह से भी देश के करोड़ों लोगों का उत्थान हुआ और मनरेगा की वजह से न सिर्फ जमीन पे काम हुआ बल्कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर कहीं वर्कफोर्स कहीं तैयार हुई और उससे वाकई सी चेंज आ गई रूरल इकोनॉमी में, तो वो मनरेगा था। जब आपने जमीन पे कदम रखे तो आपको मालूम पड़ा कि मनरेगा तो बहुत अच्छी चीज है, इसलिए अब आपने एम्फेसिस उस पर देना शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने उसको कबूल किया। इसी तरह से बहुत दर्जनों स्कीमें हैं जो अच्छी हैं, लेकिन आप मानना नहीं चाहेंगे, अब उसमें हम क्या करें आपको। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि एनडीए के वक़्त से जिस तरह से रूरल सेक्टर निगलेक्ट हुआ, शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जो रियल वेजेस है वो 2.14% गिर गई हैं, जबकि यूपीए के वक़्त में रियल वेजेस 6% की वजह से ये 6% बढ़ रही थी। रूरल डेवलपमेंट के बारे में आपने टॉप प्रायोरिटी कहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में बराबर आपने रूरल डेवलपमेंट का बजट काटा। अब तीसरे साल अब आप रूरल डेवलपमेंट की प्रायोरिटी की बात करते हैं। रूरल डेवलपमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट है। रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा भी एक बहुत कंपोनेंट है, उसका बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन एक पंचायती राज के जरिए इन तमाम स्कीमों को मॉनिटरिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो कांग्रेस के वक्त से, राजीव गांधी के वक्त से और आगे बढ़ते बढ़ते जो पंचायती राज को ताकत दी गई थी रिजर्वेशन के जरिए, बाकी चीजों के लिए, उनको वोट के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनने का, अपने अपने इलाके में क्या काम होगा, कैसी स्कीमें होंगी, कैसे पैसे का उपयोग होगा, इस्तेमाल होगा, उसके लिए सबसे पहले आपकी 2 सरकारों, हरियाणा की सरकार ने
हरियाणा की बीजेपी सरकार ने और राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पहला काम क्या किया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा दी सरपंच को इलेक्शन लड़ने के लिए। ये कोई बात है सर? मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री जी की नोटिस में यह है। बहुत अच्छे रिजल्ट। अगर आपको ये, तो आप माफ कीजिए, आप बहुत, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। आप पार्लियामेंट में देश के लिए, आप पार्लियामेंट में देश के लिए स्कीमें बना सकते हैं। आप अपनी बात बताना। No, please. वैसे No, वैसे आप please. Let him speak. Okay, please. आप पार्लियामेंट के लिए कानून तो नहीं बनाते, आप असेंबली के लिए तो नहीं ये बनाएंगे, आप पंचायत के लिए कि गरीब की कोई बात नहीं सुनेगा, उस दलित औरत की, उस दलित गरीब की, उस किसान की, उसकी मजदूर की, उस अल्पसंख्यक की, उस बैकवर्ड की कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए आप ऑर्डिनेंस से कानून बनाओ। जरा यहां बना के देखिए, जरा विधानसभाओं में बना के देखिए, क्योंकि वहां बनाएंगे आप ऑर्डिनेंस, क्योंकि आपको पूछने वाला नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, कोई शोर नहीं मचा सकता। आपको मालूम है कि कितनी जो रिजर्वेशन है हमारी बहनों के लिए, कितनी एससी और कितनी दलित और कितनी और गरीब और महिलाएं, वो आगे राजस्थान और हरियाणा में कैंडिडेट नहीं मिला, दोबारा इलेक्शन करना पड़ा तो भी खाली रही। आप किस दुनिया में रहते हैं? और कैसे चल रहे हैं सर फर्जी के? सर, इसमें मैंने और मेरे साथी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेंडमेंट दी है, राष्ट्रपति के भाषण में इसको पास करना चाहे और इसको कानून बनना चाहे, इसको रिवर्स करना चाहे। और सभी हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो चाहते हैं कि इसको बदल दिया जाए। गरीबों के साथ ये अन्याय नहीं किया जा सकता। माननीय, बस खत्म कर। No, please don't disturb. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे डड्डा साहब ने जन धन योजना पे बहुत जोर, नड्डा साहब ने बहुत जोर दिया जन धन योजना पे। वैसे जन धन योजना तो हम रोज टेलीविजन में देखते हैं, सुनते हैं, रेडियो में भी, अखबारों में, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी कई दफा सुना, मन की बात में भी सुना। और इसी बात को मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले साल दावा किया कि मध्य प्रदेश में हर एक परिवार के एक व्यक्ति के नाम पर बैंक खाता खोल दिया गया है। और वहां के जो जनसंपर्क विभाग, उन्होंने बहुत सारे विज्ञापन दिए, करोड़ों रुपए, नेशनल पेपर्स में भी, स्टेट में भी, ताकि दिल्ली की लीडरशिप भी इसको देख ले, सुन ले, वाहवाह हो जाए। उसको देखते आज तक जो हिंदी चैनल है, उसने एक टीम रियलिटी चेक के लिए बनाई ताकि वो मध्य प्रदेश में रैंडम चेक करे, और 8 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने चुन लिए रैंडम चेक के लिए। और रैंडम चेक के बाद उन्होंने नेशनल टेलीकास्ट पे उन तमाम लोगों के इंटरव्यू दिखाए, वहीं से अपनी जगह से ही, और वो इंटरव्यू इसमें मौजूद हैं। मैं इनको सदन में रखूंगा और मैं इस हाउस की जानकारी के लिए, अगर सरकार जनधन के बारे में
24 घंटे बात करती है। मैं सोचता हूं कि विपक्ष को भी ये हक है कि जो रियलिटी चेक हुआ है उस रियलिटी के चेक के बारे में भी देश को अवगत कराना उतना ही जरूरी है। ये आज तक की टीम है, शायद ये यूट्यूब पर भी है। पहला जिला उन्होंने लिया भोपाल, गांव का नाम है अर्जुन नगर और व्यक्ति का नाम है कैलाश। अब कोट अनकोट, ये कोट अनकोट इसमें उस आदमी ने जो कहा, कैलाश ने कहा, कोट, हमें कुछ नहीं मालूम खाता कब खुल रहा है। मैंने भाषा वही लिखी है, इसमें हा ही में कहीं कमी होगी क्योंकि उसकी भाषा। हमें कुछ नहीं मालूम खाता कब खुल रहा है, आप लोग अभी आए हो तब हमें मालूम चला, अनकोट। जिला भोपाल में ही गांव अर्जुन नगर, नाम है आदमी का, व्यक्ति का हजारी। आई कोट, कोई जानकारी नहीं, पैसे की सुन रहे हैं, तुम्हारे पैसे जमा होंगे, खाते खुलेंगे, अनकोट। जिला इंदौर, गांव शामबनी और नाम है श्रीमती कोमल। आई कोट, कोई नहीं जानकारी नहीं दी किसी ने, अनकोट। जिला बैतूल प्रॉपर, दूसरी हमारी महिला बहन पराहिया सोनी, मैं उनको कोट करता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2-3 बार बैंक जा चुके हैं, हर बार परेशान किया जाता है, अनकोट। जिला बैतूल और व्यक्ति का नाम है ये प्रॉपर अलस्पा पारडी, ये मैं कोट करता हूं। टीवी में बार बार आ रहा है, जनधन योजना में खाते खोलो, लेकिन खाता हमारा अभी किसी ने नहीं खोला। 2-3 बार गए लेकिन कोई समझाता नहीं, खाता खोल के देता नहीं। अब हो गया जिला मंदसौर प्रॉपर, इसमें गुलाम रसूल, कोर्ट में करता हूं। जनधन योजना में तो हमको आज तक कोई जानकारी नहीं मिली और न कोई जानकारी देता है। ये मैं अपना एक दिन इसलिए मैं लाया हूं, किसी अगर यहां होता तो मैं यहां दिखाता। फिर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, उमाशंकर पटेल, कोर्ट में करता हूं, हमें कोई बताए नहीं, न हमारा कोई खाता नहीं। फिर छतरपुर ही राम रतन, गए थे बैंक वालों ने भगा दिया कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से नहीं खुल रहे हैं। ये है, हाँ, ये है जनधन 5 या 6 डिस्ट्रिक्टों का, इसलिए ये है जमीन। और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितने विज्ञापन दिए कि 100% अचीवमेंट हुई, हर घर के एक आदमी का खाता खुला। तो ये है खाता और बही उसका जो रियलिटी चेक में निकला। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। सर, राष्ट्रपति जी के भाषण में बात की है, डॉक्टर अम्बेडकर हैड सेड दैट, आई कोट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट इज सोशल डेमोक्रेसी। सर, सोशल डेमोक्रेसी, आप यहां माननीय अम्बेडकर जी की बात करते हैं, लेकिन दलितों के साथ क्या सलूक हो रहा है, किस तरह की एट्रोसिटीज उनके खिलाफ हो रही हैं। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 दलित बच्चों को किस तरह से जिंदा जलाया गया। गुहाना सोनीपत में एससी लड़के को पुलिस कस्टडी में किस तरह से मार दिया गया। 5 दलित बच्चों को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस तरह से निकाल दिया गया। रोहित वेमुला को किस तरह से सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। सर, 2014 में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो दलित एट्रोसिटीज हुई हैं, और उसके साथ दलित में एससी एसटी की बात, दोनों की बात करूंगा। और सिर्फ एट्रोसिटीज अब बढ़ नहीं रही, उनकी इंटेंसिटी जो बढ़ रही, किस बेदर्दी के साथ उनको मारा जा रहा, तड़पाया जा रहा। और अभी तो एक उड़ीसा की अभी पेपर में खबर आई थी
कि एक दलित महिला को अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, उसको अपने 2 बच्चों को गिरवी रखना पड़ा। और हम यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और हमारे साथ कहते हैं कि सी चेंज आ गई है। अरे सी चेंज ये आ गई है, इसको अगर हम चेंज कहें, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको करना चाहिए, हम आपको आप क्यों ये इसमें असफल या सफल नहीं हुए। मेरा इतना ही कहना है कि हम ये कहें कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, ये नहीं। हमने जितना काम किया जो हो सकता था, आपको भी बहुत काम करना होगा, इकट्ठे मिलके काम करना होगा। हम मानिए हमारे नड्डा साहब ने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कहां है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? सो कॉल्ड नागालैंड अकॉर्ड हमने सुना, देखा नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। लेकिन अफसोस है कि 3 मुख्यमंत्रियों ने, जो नेबरिंग 3 मुख्यमंत्री हैं, उनका उसमें इंटरेस्ट है, उनसे बात होना चाहिए थी। उन 3 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गए कि हमको जानकारी, हमने पूछा नहीं। हमने पेपरों में यह भी पढ़ा कि माननीय गृह मंत्री को भी पीएमओ लेटर लिखना पड़ा कि जरा हमें भी बताओ ये कौन सा अकॉर्ड हो रहा है, और अगर हमारे देश में हो रहा है तो हमें भी उसका हिस्सा है। लेकिन नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल में कई चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप करना, ये अच्छी बात नहीं। माइनॉरिटीज अफेयर्स ने कहा है कि 2 न्यू स्कीम्स, एक तो माइनॉरिटीज के लिए है और एक हमारे पारसी भाइयों के लिए। माइनॉरिटीज के लिए है नई मंजिल। पुरानी मंजिल से उतारने के लिए तो 24 घंटे प्रयास हो रहा है। जहां पुरानी मंजिल है वो तो जितने बीजेपी के 7 पार्टियां हैं कि पुरानी मंजिल से तो निकाल दो, नई मंजिल कहां उनकी किस्मत। इसलिए ये पुरानी मंजिल नई मंजिल ये खाली शोशे है, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला, और इसमें मैं ज़्यादा बात भी नहीं करने वाला, और न कोई अपेक्षा है न कोई उम्मीद है। हेल्थ के बारे में माननीय नड्डा साहब ने कहा, अब मैं अगर हेल्थ के नहीं, मैं आप चिंता मत करिए, मैं उस पे जो हमारी बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी है उसमें सभी से निवेदन करूंगा कि हमेशा 3-4 मंत्रालय हम लेते हैं डिस्कशन के लिए, हेल्थ 5-6 साल से नहीं लिया गया है, उस पे चर्चा होगी तब मैं बात करूंगा, वरना अगर हेल्थ पे अभी बात करूंगा तो मेरा समय सब हेल्थ पे निकल जाएगा। लेकिन इतना ही कहूंगा कि हेल्थ 30,000 से बढ़कर 1 लाख को नहीं कहते हैं, हेल्थ NCDs को कहते हैं, CDs को कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो आज दुनिया में, और जिस पर यूनाइटेड नेशन को 2 दफ़ा सेशन करना पड़ा, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रपति और दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स और दुनिया भर के हेल्थ मिनिस्टर्स थे, और उन्होंने ये बताया कि अगले 2030 तक 2 बीमारियां राज करेंगी पूरी दुनिया में, वो हैं कैंसर, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो यहाँ के हमारे भारत में उसका होगा। पूरे विश्व में तो होगा ही, लेकिन भारत पे होगा। इसमें यूनाइटेड नेशन राष्ट्रपतियों की मीटिंग बुलाना पड़ी, प्रधानमंत्रियों की, उन्होंने खाली स्वास्थ्य मंत्रियों का नहीं, टू सेंसिटाइज देम, उनके बारे में कुछ हो नहीं रहा। हमने 70 कैंसर इंस्टीट्यूट प्लानिंग कमीशन से मंजूर करवाए, उन पे क्या काम हो रहा। हमने पूरे देश को 2 साल के अंदर, जो हमने पहले साल में शुरू कराया, हमने हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए टेस्ट कराने शुरू कर दिए थे, और रेडियो और टेलीविजन हमने उस पे प्रोग्राम देते थे कि कितना अगर ब्लड शुगर होगा तो क्या उसको दवाई खानी है। अगर मुझे याद है अच्छी तरह से तो 30,000 के करीब प्रोग्राम हुए थे, और कई 30 या 40,000 के करीब डॉक्टरों ने अपनी स्पीच दे दी थी। ये प्रोग्राम हैं जो देश के लिए हैं, ये तो कुछ इंडिविजुअल के प्रोग्राम से नहीं होगा। इसलिए मैं विस्तार से, वो देश के हित की बात है, हमारे देश को सबको उसका फायदा मिले, हम आपके साथ बराबर अपोजिशन आपको भारत के लोगों को स्वस्थ रखने में जो भी योगदान होगा वो देंगे। आज उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा।
सर, स्वच्छ भारत अभियान की बात हुई। ये निर्मल भारत अभियान यूपीए का था, आपने निर्मल भारत को स्वच्छ भारत कर दिया। इसी को कहते थे अहमद की टोपी महमूद के सर पर। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हंस रहे थे उसके नाम बदलने से। क्या हुआ? नाम सिकंदर रखने से क्या, जब वक्त सिकंदर हो न सका। नाम सिकंदर रखने से क्या, जब वक्त सिकंदर हो न सका। सिकंदर तो था सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब कोई यहां रखेगा सिकंदर तो उससे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थोड़ी हो गया, वो तो सिकंदर हो गया ना। इसीलिए उर्दू में कहते हैं नाम सिकंदर रखने से क्या, वक्त सिकंदर हो न सका। ऑपोजिशन आप है, मैं नहीं। आदत से मजबूर है, आदत से मजबूर है। आपने कहा है कि 96 लाख टॉयलेट्स बने, लेकिन इनमें 43,81,000 उस वक्त बने थे निर्मल भारत अभियान में जब हमने सरकार छोड़ी है। डबल हो गए, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ टॉयलेट्स बनाने में, हमने 43 लाख बनाए, आपने उसमें 50 लाख और ऐड किए, तो मेरे ख्याल में उससे भारत स्वच्छ नहीं हो सकता है। स्वच्छ भारत मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चीज़ है। ये टॉयलेट्स उसका एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, हाइजीन के लिए, लेकिन आई थिंक ये एक उसका पार्ट हो सकता है। ये इसके लिए आपने कहा था कि हम ये बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देंगे और पैसा जमा करेंगे, फिर आपने टैक्स भी लगाया, लेकिन आगे निकला नहीं। खोदा पहाड़ तो निकला चूहा वाली बात होगी। स्मार्ट सिटीज के बारे में बात हुई है। स्मार्ट सिटीज बहुत अच्छा कंसेप्ट था, मैं अभी भी बहुत अच्छा इसको मानता हूं, क्योंकि जितने भी पुराने शहर हैं हिंदुस्तान में, आप देखे हैं कि पिछले 40-50 वर्षों में शहरों में जाने की एक होड़ लगी हुई है, और वहां सैनिटेशन नहीं हो सकती, वहां सड़क वाइडनिंग नहीं हो सकती, वहां कोई काम नहीं हो सकता। और अगर ये स्मार्ट सिटीज बनती अलग से तो बहुत अच्छी बात। स्मार्ट सिटीज, आपने सब स्मार्ट सिटीज की बात की, लेकिन 2 साल इस सरकार के, 3 साल बाकी हैं, 2 साल चले गए, उसमें सिर्फ आपने 2 साल तो आपको शहर चुनने में लगे। और सबसे बड़ी मजेदार बात, अगले 5 साल के लिए, अब अगले 3 ही साल रहे, 500 करोड़ है। सर 500 करोड़ में तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनता है, या 20 शहर कहां से बनाने वाले? इसके लिए तो आपको 500 करोड़ किसी जो आर्किटेक्ट होगा उसको देने पड़ेंगे कि एक आर्किटेक्ट बनाओ, ये कैसे बनेंगे। तो ये 500 करोड़ मेरी समझ में नहीं अभी तक आता। इस पे चर्चा होनी चाहिए सदन में, ये 500 करोड़ से क्या बनेगी, फिर ये कौन 20 ये स्मार्ट सिटीज कौन बनाएंगे? ये पानी को लेपा पोती, चूना सफेदी करना है, रंग रोगन करना है, तब तो ये ठीक है, तब तो 500 करोड़ ठीक है। लेकिन अगर नई सिटी बनानी है, उसमें पानी हो, बिजली हो 24 घंटे, उसमें सड़कें खुली हों, ये तमाम चीज़ें हों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर वो सिटी बनी हो, तो मेरे ख्याल में ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई माननीय प्रधानमंत्री जी। और जम्मू कश्मीर के होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि कश्मीर जो पानी में डूब गया उसके लिए, और जम्मू एक बहुत पुराना शहर है, जम्मू और श्रीनगर को तो कम से कम दिखावे के लिए ही है, इसको तो लेना था, वरना बनना तो कुछ है नहीं। सर ब्लैक मनी के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में कहा है, एड्रेस सेज कंसर्टेड एफर्ट्स टू टैकल द menace of black money have started yielding results। सर ये रिजल्ट्स कहां से आने शुरू हो गए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन में कहा था, जो चोरों और लुटेरों के पैसे, मैं कोट कर रहा हूं, जो चोरों और लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा हैं, उतने रुपए भी वापस आए तो हर एक आदमी के खाते में
कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तो ऐसे ही जमा हो जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था प्रधानमंत्री बनने से पहले। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अदब के साथ कहता हूं, माननीय आप प्रधानमंत्री जी, आपने मन की बात में कहा, मैं कोट करता हूं, मुझे नहीं मालूम कि इस देश में कितना काला धन है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्रीय सरकार ने एफिडेविट दिया, गवर्नमेंट विदेश में काले धन वालों के नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, पूरे यूपीए के 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ब्लैक मनी के नाम पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को सदन के अंदर और सदन के बाहर बदनाम करने का प्रयास किया और कहा कि ये विदेश में काला धन जो है ये कांग्रेस के लीडरों का है, इसलिए काला धन वापस नहीं लाया जाता, ये कांग्रेस के मंत्रियों का है, इसलिए पैसा वापस नहीं लाया जा रहा है। तब हम जब बताते थे तो उस पर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज पौने 2 साल हुए, क्यों काला धन नहीं आ रहा? कहां गया वो काला धन? क्यों आज आप सुप्रीम कोर्ट में, क्यों आज सुप्रीम कोर्ट में आप वो नाम देने से डरते? किसके कहने से डरते? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सदन के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस लीडरशिप से और अब विपक्ष से माफी मांगनी चाहिए कि इलेक्शन में हमने गुमराह कर दिया देश को और कांग्रेस के खिलाफ गलत प्रचार किया। माननीय बस No, please. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, राष्ट्रपति जी के भाषण में कहा है कि दिस गवर्नमेंट is streamlining or has succeeded in streamlining of defense procurement procedure. सर, रक्षा मंत्रालय पहली दफा, मुझे भी 35-36 साल हुए इस पार्लियामेंट में, पहली दफा देख रहा हूं कि बजट में डिफेंस बजट की कोई चर्चा ही नहीं। तो ऐसा लगता है एनडीए के वक्त में अब डिफेंस की कोई जरूरत नहीं है। एनडीए काफी है राष्ट्र की सीमा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि बजट ही नहीं है। जब बजट नहीं है तो डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। तो कहां गया डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट इस साल? क्यों नहीं है उसका उल्लेख बजट में? या पैसा काट दिया? नहीं, ये बड़ी गंभीर बात, ये मजाक वाली बात नहीं है। ये पहली दफा है कि हर मंत्रालय का बजट है लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब बाद में जवाब देंगे। एलोकेशन है, आपने पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हुई होगी। जो आप एलोकेट करते थे उससे ज्यादा एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन has been brought down. बड़ा It's a fact. और वो, और आप ये क्लेम हमेशा डिफेंस हमारे लिए शाहरग की बात रखती है। हमारे देश के जिस तरह से चारों तरफ से खतरा है, हम एक सक्षम देश, एक मजबूत देश बनना चाहते हैं और अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए डिफेंस और डिफेंस प्रोक्योरमेंट बहुत जरूरी है। आपने लिखा है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन किया। मैं यहां बताना चाहता हूं, यूपीए के गवर्नमेंट में 126 राइफल जेट्स फ्रांस से लेने का तय हुआ। इंटरनेशनल बिडिंग हुई, दुनिया भर के जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन्होंने इस बिडिंग में हिस्सा लिया। शायद फ्रांस
सबसे लोएस्ट आ रहा था, नेगोशिएशन चल रही थी, और सबसे बड़ी बात जो देश के लिए जरूरी थी कि इस एग्रीमेंट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कंपोनेंट, दैट वाज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डील, एंड 50% ऑफसेट। इसमें ओवर द काउंटर 18 जहाज लेने थे, फाइटर्स लेने थे, जेट्स लेने थे, और 108 HAL में इंडिया की पब्लिक डिफेंस की पब्लिक अंडरटेकिंग में बनने थे। दिस इज कॉल्ड मेक इन इंडिया, कि सिर्फ 18 वहां से लिए जाएं ओवर द काउंटर, और 108 यहां देश में फ्रांस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और हम बनाएंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट आते हुए उस डील को खत्म कर दिया गया 126 की, और सरकार ने कहा कि हम कुल 36 राइफल जेट्स लेंगे, और वो भी ओवर द काउंटर, जैसे चॉकलेट खरीदना है, कोई ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चैंपियन हैं मेक इन इंडिया के, लेकिन ये तो मेक इन इंडिया का बाप था, जो हमने कंसीव किया था, जो हमने डील की थी, वो कहां चली गई? खिलौने बनाने को ये मेक इन इंडिया नहीं कहते, ये मेक इन इंडिया था। ये जिसको मेक इन इंडिया, जिसमें हमारा नाम विश्व में ऊपर हो जाता कि राइफल जेट जैसे यहां फाइटर्स भारत में बनने लगे, हमारा सर, आप सबका सर, देशवासियों का सर ऊंचा हो जाता है। लेकिन अब 36 कुल और बाकी तो गोल हो गए, इसलिए, और आगे बढ़कर क्या हो जाता, 25 जनवरी को फ्रेंच राष्ट्रपति जी यहां आते हैं। वो भी 36 का सुनते हैं, पेपरों में हम सुनते हैं, क्योंकि सदन को तो न डिफेंस और न फॉरेन अफेयर्स के बारे में तो कोई बताता ही नहीं है। हमारा हाल वही है जो मध्य प्रदेश में उन जनधन के उन गरीबों का है, वो भी कहते हैं हम सुनते हैं। हमारा हाल भी वही है, हम उनसे कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि सदन में तो ये चीजों पे बताया नहीं जाता है। और 15 इस दफा जब 26 जनवरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने या गवर्नमेंट ने जो दावत दी थी फ्रेंच प्रेसिडेंट को 26 जनवरी पे यहां चीफ गेस्ट, उनकी उपस्थिति में और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एग्रीमेंट हुआ। लेकिन साथ ही फ्रेंच प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देयर आर फाइनेंशियल इश्यूज दैट विल बी सॉर्टेड आउट इन ए कपल ऑफ डेज। मैं पूछना चाहता हूं, ये कपल ऑफ डेज कितने सालों का है, और कितने अल्टीमेटली ये जहाज खरीदे जाते हैं, और कैसे खरीदे जाएंगे? क्या उसमें वो मेक इन इंडिया वाला कंपोनेंट जो हमने डाला था वो मेक इन फ्रांस हो गया? आप मेक इन इंडिया वाले को कुछ नहीं होगा क्या? और यदि अगर इसको आप डिफेंस स्ट्रीमलाइन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कहते हैं, तो ये प्रोसीजर आपको मुबारक हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन करने देश के हित में हो सकता है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखा है राष्ट्रपति जी के भाषण में, आई कोट, continue to pursue a bold and proactive foreign policy committed to forging mutual respectful relationship with Pakistan. Wow, out of all the countries, एक फिल्म थी
मुझे लगता है कि ये वल्गर तो नहीं है, लेकिन फिल्म का डायलॉग है, वो गब्बर सिंह का डायलॉग है, अब तेरा क्या होगा कालिया नहीं, बड़ा याराना लगता। ये आजकल बड़ा याराना लगता है पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान से क्या अब राष्ट्रपति जी के भाषण में ये बड़ी, जब हम सत्ता में थे, हम पाकिस्तान के साथ बात करें तो बहुत बुरा हो गया। आप पाकिस्तान के साथ बात करें तो बहुत अच्छे हो गए। ये तो ऐसी बात हुई कि आप खाएं तो मक्खन चोर, दूसरा खाए तो हरामखोर। ऐसी चीजें आप करते हैं। आपकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान के वीजा आपकी पॉलिसी है, वो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। आप वही हैं इन पौने 2 सालों में। प्लीज मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, ये कहावत है। क्या क्या है, क्या है कहावत? आपको नहीं बताया, आपको तो मक्खन चोर बताया। आप फिक्र मत करिए, आपको मक्खन चोर बताया। अरे बैठिए सुनिए, बैठिए। आप फिक्र मत करिए, आपको मक्खन चोर बनाया, और मक्खन चोर कोई आपत्तिजनक नहीं, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, मक्खन खाओगे रोज। मतलब ये आपको कहा कि आप अगर करेंगे तो मक्खन चोर, आप अपने आप को मक्खन, और हम कहेंगे तो कहेंगे हरामखोर। ये मिसाल है, ये उर्दू का मुहावरा, और आपको मक्खन चोर ही बताया है। मक्खन आप खाइए, आपका स्वस्थ हो जाएगा। सॉरी, ये 2 कदम आगे 2 कदम पीछे वाली पाकिस्तान के प्रति जो पॉलिसी है, ये चलेगी नहीं। अब बताइए, मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा अगेन, माननीय प्रधानमंत्री जी की, और अगर मैं गलत न हूं तो इसमें चेकअप करना पड़ेगा। हैदराबाद की इलेक्शन स्पीच आपने की, आपने बात की हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, बहुत लंबा चौड़ा है, और मैंने जैसे अर्ज किया, मैंने बड़ा सॉफ्ट वाले पॉइंट्स नहीं लिए हैं, मैंने सख्त शब्द आपकी स्पीच से नहीं लिए हैं, जान करके, जैसे मैंने शुरू में किया कि मैं नहीं चाहता था कि यहां तू मैं हो जाए। मैंने बड़े सॉफ्ट वक्त शब्द लिए हैं आपकी स्पीच से, और मैं कोट करता हूं आपको, ही माननीय प्रधानमंत्री, बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए, और चाइना में जाके चाइना के साथ उनकी उन हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख करके बात करनी चाहिए थी, चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री चाइना में जाकर बयान देते हैं, बीजिंग कितना अच्छा शहर है, मुझे यहां रहने का मन करता है। फिर आप कहते हैं डूब मरो, मेरी देश की सरकार चलाने वाले डूब मरो। मानिए प्रधानमंत्री जी, आपका स्टेटमेंट, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर आगे आप कहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, ये आप हम सबको बता रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, ये घाव पर नमक छिड़ रहे हो, हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पर लगी चोट पर आप एसिड छिड़क रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपने हमें भारत के यूपीए के विदेश मंत्री को कहा, उसके साथ यूपीए को गाली दी। क्या वो चाइना गए थे, अब उनको चाइना शहर अच्छा लगा था नहीं लगा था, वो आपका कहना। लेकिन मैं पूछता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री जी बने, चाइना के राष्ट्रपति आए, आप दोनों तो झूले पे झूला झूल रहे थे अहमदाबाद में, जब चाइना की फौज लद्दाख में थी। क्या हुआ?
हमने तो कोई आवाज नहीं उठाई, हमने तो कोई लाल आंख क्या, हमने तो सीधी आंख भी नहीं दिखाई। मेरे कहने का मतलब कि इलेक्शन के वक्त कितना इफोरिया, कितना जहर हमारे खिलाफ जज्बात उभारने के लिए जो नेशनलिज्म, हमको तो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट के साथ डाल दिया था, एंटी नेशनल के साथ डाल दिया था। फिर मैं दोष क्यों दूं जो आपके साथ ही बयान देते हैं, जब आपकी भी मानसिकता वही है। पाकिस्तान के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कहा, यूट्यूब से लिया, टीवी 9 गुजरात में भी आया है, और ये मैं कोट करता हूं, इतना ही नहीं, हमारे नौजवानों के सर काट लिए गए और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयपुर में जाके पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल। फिर आप आगे कहते हैं, मेरे देश के जवानों, क्या अपने देश के दुश्मनों के साथ भी प्रोटोकॉल होता? नहीं होता है, मान लीजिए उन्होंने गलती की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सुषमा जी ने विदेश में जब अपोजिशन लीडर थी, उन्होंने कहा वो एक जवान का सर काटेंगे, हम 10 का सर काटेंगे। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, एनडीए के वक्त में 700 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुए नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, टेररिस्ट वायलेंस की सीमा अपने अंतिम चरण पे पहुंच गई इन 2-2.5 सालों में। जम्मू में अरनिया में, उड़ी में, श्रीनगर में, शोपियान में, पुलवामा, राजबाग, कठुआ में, हीरानगर में, कुपवाड़ा में 24 घंटे फौज का, आर्मी का और पाकिस्तान के मिलिटेंट के बीच में लड़ाई चली, जिसमें एक कर्नल मारा गया। पामपुर में अभी, उससे पहले हीरानगर में 2 दफा हमला हुआ। थाने में जाकर पाकिस्तान के मिलिटेंटों ने पुलिस वालों को मार दिया, थाने में जाकर। पामपुर के अंदर अभी हमारे 2 कैप्टन को मारा गया, कमांडोज को मारा गया। गुरदासपुर के अंदर, पठानकोट में पाकिस्तानी मिलिटेंट अंदर घुस गए। हमने उस वक्त पठानकोट जब हुआ कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब देश के दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उस वक्त सरकार का पूरा समर्थन देना चाहिए, चाहे सरकार के साथ आपके कितने भी मतभेद हो, ताकि यह सरकार को न लगे कि हमारे पीछे 130 करोड़ की जनता नहीं है। चाहे हम आपकी पॉलिसी को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन बात देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए जो गलतियां, जो खामियां, जो कमियां इस सरकार से पठानकोट में हुई, आपको पहले एक दिन 24 घंटे आपको इंफॉर्मेशन मिल गया था, आपने कमांडोज पहले दिन उतारे थे, उसके बावजूद भी आपने मुकाबला नहीं किया। और गवर्नमेंट के एक मंत्री ने तो 2 दिन के बाद कहा कि सब वाउंड अप एवरीथिंग, और उसके बाद फिर लड़ाई। इस तरह का मैसअप कभी नहीं हुआ। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जो कुपवाड़ा में कर्नल मारा गया और दूसरे फौजी, उनके सर नहीं थे। उसका मुंबई एयरफोर्स पे
मैडम नहीं, आप चुप रहिए। सुनिए, अरे भाई, सुनिए। आई थिंक मैडम आप नहीं समझ पाई। मैं बताना चाहता हूं, बंबई में हुआ हमारे वक्त या पार्लियामेंट में आपके वक्त हुआ, ये नंबर स्कोर करने का नहीं है। पाकिस्तान ना आपका दोस्त है ना हमारा दोस्त है। एनडीए के वक्त में हुआ या बीजेपी के वक्त, कांग्रेस के वक्त हुआ, ये सवाल नहीं है। सुनिए प्लीज ना, हम ये कहता हूं, अरे बैठिए यार, आप सुनो भाई, आप सुनो, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जमा हमारे वक्त में हुआ तो हमको कहा कि वो सर के अटके जाते हैं और ये बिरयानी खिलाते हैं। अब जो सर कटे, क्या वो सर नहीं थे, वो आलू और कद्दू थे? फिर क्यों आप उनसे बात करते हो? फिर क्यों कभी आप उफा पहुंचते हो? कब उनकी शादी और ब्याह में जाते हो? क्या ये सर नहीं थे? ये मेरा कहने का मतलब है। हमारे वक्त में सर कट गए सिपाहियों के और वो सर हो गए, और आपके वक्त में कैप्टन्स के, कमांडोज के, कर्नल्स के सर कट जाएं और उसके बाद भी आप बातचीत करते जाएं। कभी अमेरिका में बात करेंगे, कभी काठमांडू में बात करेंगे, कभी उफा में रशिया में बात करेंगे, कभी यहां दावत देंगे और कभी उनकी दावत अटेंड करेंगे। तो ये सर नहीं है तो वो क्या सर है? इसलिए मैं सरों की कंपैरिजन करना चाहता हूं। और फिर उसके बाद आप हमको कहोगे नेशनलिज्म, फिर उसके बाद फिर भी हमको ही कहोगे नेशनलिज्म, फिर भी उसके बाद सर्टिफिकेट आप बांटोगे। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये डबल पॉलिसी नहीं चले। इस तरह से आप लोगों ने कांग्रेस और यूपीए को बदनाम करने की जो प्रयास किया था, उसकी वजह से ये 282 आए। ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं था आपके पास जितना यूपीए के वक्त में 10 सालों में काम हुआ है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इतना काम कभी नहीं हुआ। लेकिन जो दुष्प्रचार आप लोगों ने इलेक्शन में किया कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए का खिलाफ, उसका परिणाम है आज का रिजल्ट। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनके भाषण के लिए। जय हिंद। Thank you, Sri Ghulam Nabi Azad.